स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। किसने दिए लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन। न्यूटन ने दिए हैं। कितने लॉज दिए थे? हम 3 लो। 3। 3। उनमें से ग्रेविटी एक लॉ था क्या? मैम क्या बोला? पूछियो। जो 3 लॉ दिए उनमें से क्या एक लॉ ये बोलता है एप्पल नीचे गिरेगा? यस मैम। नो मैम। उनमें से कौन सा लॉ बोलता है वंशिका? मैम क्या बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ कि उन तीनों लॉ में से कौन सा लॉ बताता है एप्पल नीचे गिरेगा? कोई भी मैम नहीं। कोई नहीं है। कोई भी नहीं बताता है। मैम गलती से बोला था। अच्छा, तो हम लॉ सब लोग सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी फोर्स। तो यहाँ पे 2 कार्टून्स दिख रहे हैं, ग्रीन टॉप में एक येलो टॉप में। कौन सा पुल कर रहा है और कौन सा पुश कर रहा है ये बताना। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं ना, पुल और पुश। ये बताना है ग्रीन वाला पुल कर रहा है या येलो वाला पुल कर रहा है दरवाजे को। मैम येलो वाला। ग्रीन वाला पुश कर रहा है। हम ग्रीन वाला बोल ग्रीन रहे हो, वाला ये पुल वाला कर पुश रहा कर है, रहा है। येलो वाला पुश कर रहा है। और गेट किससे खुल रहा है? पुश से मैम। करने वाले से। पुश करने से, है ना। तो हमारे पास जब भी हम अपनी तरफ खींचते हैं तो उस जैसे हम यहाँ पे हैं और अपनी तरफ ही किसी चीज को खींच रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुल। और अगर हम अपने आप से दूर किसी चीज को भेज रहे हैं उसको बोलते हैं पुश। अब हमारे पास फोर्स भी क्या है? जैसे हमने यहाँ पे गेट खोलना था तो हमें दम लगाना था। हमें या तो पुल करना पड़ा या पुश करना पड़ा। अब जैसे हमने पुल या पुश करा, जिस भी केस जैसे यहाँ पे हमने पुश करा तो ये जो डोर यहाँ पे था उससे वो मूव करने लग गया। पहले वो रेस्ट में था। तो ऐसे ही हम अलग अलग फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं। अब स्टेट का मतलब ये नहीं है इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। स्टेट का मतलब है इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये बॉल रेस्ट पे और अगर आप इसको किक मारो तो ये बॉल मूव करने लग जाएगी। यस मैम। तो हम यहाँ पे फोर्स लगा के इसे रेस्ट से मोशन में लाएंगे। ऐसे ही ये बॉल अगर मूव कर रही है तो रुक जाके किसके कारण? चलती हुई बॉल किसके कारण रुकती है? फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के कारण। पर है तो वो भी एक फोर्स। तो इस फोर्स ने क्या किया? मोशन से रेस्ट की स्टेट लेकर आया। फिर अगर हम माने कि मान लेते हैं साइकिल चलानी आती है सबको। यस मैम। यस मैम। तो अगर आप बिल्कुल मस्त धीरे धीरे आराम से चल रहे हो गाना गाते हुए तो आप नॉर्मली पेडल मार रहे हो कि ठीक है मैं आराम से चल रहा हूँ। फिर अभी आपके पीछे एकदम से कुत्ते पलट जाए तो आप फोर्स लगाना पड़ेगा पेडल पे, यस मैम। मैम। है ना। एकदम से भगाना पड़ेगा। उसके बिना क्या होगा? वो उसकी स्पीड वरना कांस्टेंट रहेगी। तो पहले हम जैसे 10 की स्पीड से साइकिल चला रहे थे, फिर हमने क्या किया? पेडल पे फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड कुछ 40 हो। जैसे ही स्पीड चेंज हुई हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन भी किससे मिला? फोर्स लगाने से मिला, वरना कोई एक्सेलरेशन नहीं। फिर हमारे पास है, अगर मान लेते हैं कि जैसे फुटबॉल में अगर हम बॉल को इस साइड किक कर रहे हैं और गोल इस साइड, तो इधर बेचने के लिए हमें यहाँ से फिर से किक करना पड़ेगा ताकि इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो हम फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेटेड बना सकते हैं। क्लियर है सबको? सुमित अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लोग हैं वो रस्सी खींच रहे। खेला है ये गेम सबने? नो मैम। यस मैम। यस मैम। गेम खेला तो अपने बहन भाई के साथ तो कुछ ना कुछ तो खींचा होगा। नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, खींचा है। यस मैम। मैम। अब ये जो 4 लोग हैं ये किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं? राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड लगा रहे हैं। और ये वाले? राइट साइड। ये राइट साइड।
अब मैं अगर आपको बोलूं कि राइट लेफ्ट क्यों बोल रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चाहे आप इधर से बोले उधर से बोलो, फोर्स है वो, तो लेफ्ट राइट से कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। बताओ, लेफ्ट राइट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता जब हम फोर्स की बात करते हैं? मैम पड़ेगा। 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 अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है, अगर मैं राइट साइड से फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। पर अगर मैं लेफ्ट साइड से फोर्स लगा रही हूँ तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। तो फोर्स क्या है, उससे जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं, जो स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करे कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन से लग रहा है। और जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वो क्या होती है? मैम वेक्टर। वेक्टर। तो फोर्स हमारे पास, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डायन। और न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होता है? 10 raised की पावर 5। 10 raised to power 5. करेक्ट, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि मेरे पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, जो है 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ 2a वेक्टर, ये टर्म मैंने लिखी हुई, ये वेक्टर होगी या स्केलर होगी? कि 2 इंटू ए वेक्टर, वेक्टर होगा या स्केलर होगा? वेक्टर। वेक्टर। करेक्ट, वो वेक्टर ही होगा। क्यों वेक्टर होगा? क्योंकि जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आंसर वेक्टर ही मिलता है। पर अगर मैं एक वेक्टर को, सॉरी, एक स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कभी वेक्टर मिल सकता है? नो मैम। नहीं मिलता, उस केस में स्केलर ही मिलेगा। ऐसे ही अगर एक वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कभी स्केलर मिल सकता है? बताओ। नहीं मिल सकता। मैं बोल रही हूँ मिलता अगर मैं दो वेक्टर को लूं, उनको मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कभी स्केलर मिल सकता है? यस मैम। कब मिल सकता है? I into I is equal to 1. डॉट प्रोडक्ट में। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो होते तो हमारे पास दो वेक्टर ही हैं, पर जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करा तो आंसर स्केलर मिलता है। पर अगर हम इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आंसर वेक्टर मिलता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें मास और एक्सेलरेशन दोनों स्केलर है, तो क्या वो सही है? यस नो मैम यस एक्चुअल मैम, यस मैम किसने बोला? वंशिका आपने बोला? नो मैम। अच्छा, हमारे पास इनमें से बता दो फिर कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है? मैम वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर और मास स्केलर है। स्केलर है। और अभी मैंने बताया कि जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा वेक्टर। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर था, इसीलिए फोर्स फॉर्मूले वाइज भी वेक्टर। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT माइनस हम 2। MLT माइनस 2। MLT में MLT-2। ये पता है ना सबको? यस Yes. मैम। अब यहाँ पे क्लास में छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर्स की, नॉर्मल नंबर्स की, नेचुरल नंबर, तो वो जो कोई भी, अगर मैं यूनिवर्स में नंबर लूं, तो वो सब एडिशन को फॉलो करते हैं ना, कि दो नंबर को ऐड करूंगी तो एक नंबर ही मिलेगा, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक नंबर ही मिलेगा। ऐसे ही कोई भी अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो सब वेक्टर के सारे लॉस को फॉलो करते हैं। अगर मैं फोर्स वाले दो, मतलब फोर्स लू में दो, तो है तो वो दोनों के दोनों वेक्टर ही, तो उन दोनों को ऐड करके भी एक फोर्स वेक्टर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर दो फोर्सेस को जोड़ रही हूँ तो उससे आंसर स्केलर मिल रहा है। ये बात समझ आई सबको? इसके अलावा और भी जितने रूल्स हैं वेक्टर अलजेब्रा के, जैसे ट्रायंगल लॉ फॉलो करना, पैरेललोग्राम लॉ,
फॉलो करना, वो सब के सब फोर्स भी फॉलो करेगा। अब यहाँ पे बिल्ली थी बेचारी, थक के सो गई। तो अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। मान लेते हैं कि आज आपके घर में आपके सारे फ्रेंड्स आ गए और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, आज सोने के मूड में नहीं हो, सारे बातें कर रहे हो पूरी रात, आज तो सोए नहीं। और कल फिर आपकी मम्मी बोले कि नहीं घर में शादी है, वहां पे चल रहे हैं, तो पूरी रात शादी में भी नहीं सोए, वहां बहन भाइयों के साथ बातें करने लग गए। और तीसरे दिन आपका मन करा कि नहीं आज तो मैं पूरा यूट्यूब देख के मानूंगा, सारे गेम्स की वीडियो देखूंगा, तो तीसरे दिन आप वैसे ही नहीं सोए, तो क्या चौथे दिन सोओगे? Yes, ma'am. है ना, सोना तो पड़ेगा। कि हो सकता है कि कोई लोग अभी भी सो रहे हो क्लास के बीच में, और कोई लोग एक दिन कंट्रोल कर लेंगे, फिर दूसरे दिन सो जाएंगे, या फिर चौथे दिन सोएंगे। मतलब एट द एंड लास्ट में हमें सोना ही पड़ता है। यही हमारे पास एक थ्योरी है कि लास्ट में हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो रेस्ट पे आए, और अगर हम उस रेस्ट के बाद फिर से चाहते हैं कि हम काम करें, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जैसे हमें खाना चाहिए ताकि हम वापस से अगले दिन भी उठे तो कुछ काम कर सके। ऐसे ही बिल्ली सो गई, थक कर रेस्ट आ गया, पर अगर अभी इसके पीछे एक, यहाँ पे हमारे पास ये जेरी था, इसके पीछे टॉम आ जाए तो भागने लग जाएगी। Yes, ma'am. तो ऐसे ही हमारे पास ये, इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल गया। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आएगा तब जाके हम रेस्ट को छोड़ेंगे, वरना हर बॉडी की जो नेचुरल हैबिट है वो ये है कि वो रेस्ट पे रहे। तो यही हमारे पास एक थ्योरी है कि जो नेचुरल टेंडेंसी है, हैबिट है एक बॉडी की, वो है टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। धीरे 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 इंसान भी या कोई भी ऑब्जेक्ट थक जाता है और फाइनली रेस्ट पे आता है। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम मोशन करते रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें, तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होना चाहिए, वरना हम लोग मोशन में नहीं आएंगे। ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब यहाँ पे पहले तो ये बता दे कौन सा कार्टून है, आप लोग को भी नहीं पता है? मैम देखा है याद है। मम्मी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा? स्पंज बॉब है, हाँ ये स्पंज बॉब है, और ये सो रहा है। अभी जब तक सोता रहेगा, जब तक ये अलार्म नहीं बज रही है, और ये अलार्म नहीं बजेगी तो ये जगेगा ही। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि संडे का दिन है और अंशुल सो रहा था, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, फिर अंशुल की मम्मी चप्पल लेकर आ रही है कि अंशुल जग जाओ, बहुत देर हो गई है, तो अंशुल जगेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, जगेगा। Yes, ma'am. Yes. है ना, फिर तो अंशुल को जगना पड़ेगा। तो ऐसे ही, पर अगर हमें वो डांट नहीं पड़ेगी मम्मी की, तो हम सोचेंगे कि छोड़ना, क्यों जग रहे हैं, हम लोग पड़े रहते हैं बिस्तर में, हम सोते रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी की हैबिट है कि अगर हम आलसी है तो हम आलसी पड़े रहेंगे जब तक कि हमें एक्स्ट्रा कोई डांट नहीं पड़ती। ऐसे ही हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है जिससे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है, कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहता है, पर जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया जिस भी टाइप का है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप नहीं छोड़ना चाह रहे, उसके साथ हम इनर्शिया लगा दें। जैसे अगर हम आलसी होने की बात करें, जैसे हम लोग हैं, तो हम उसे कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ लेजीनेस, कि हम अपनी लेजीनेस जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि क्या है, हमारी मम्मी हमें डांटेगी नहीं। तो हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी की अंदर की प्रॉपर्टी है वो, जिसके कारण वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो चेंज नहीं करता है अपने आप से। तो रेस्ट तो क्लियर है, यूनिफॉर्म मोशन भी क्लियर है। इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा था, तो वो डायरेक्शन भी वो चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 की स्पीड से चल रहे थे पर आप लेफ्ट राइट जा रहे हो, नहीं, हमें जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं कर सकते। किसके कारण? इनर्शिया के कारण। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब हमारे पास 3 टाइप का इनर्शिया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसमें हम रेस्ट नहीं छोड़ना चाहते। रेस्ट का मतलब Motion no जिसमें. जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम कभी भी मोशन ना करें। इनर्शिया ऑफ मोशन,
जिसमें हम मोशन को नहीं छोड़ना चाह रहे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जिसमें हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को नहीं छोड़ना चाह रहे। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ लिफ्ट को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक बस थी और इसके पीछे बलून लगे हुए। अब ये बलून रुके हुए थे पर ये बस आगे जाने की कोशिश करने लग गई, पर ये बलून अभी भी चाहते हैं कि ये रुके हुए हो। तो ये पहुंच तो गए हैं आगे, पर ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वापस से उस पोजीशन पे ही रहें जो इसकी पहले थी। इसीलिए जो बलून है जैसे जैसे बस आगे की तरफ मूव करती जाएगी, ये बलून पीछे की तरफ जाएंगे, कोशिश करेंगे कि अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहे। जैसे कि अगर आप बेड पे और आपकी मम्मी बोल रही है कि चलो खड़े हो, आप क्या करोगे? बेड को पकड़ के बैठे रहोगे कि नहीं हमें नहीं जाना। सिमिलरली ये बलून के अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पकड़ के पीछे जाते जा रहे हैं कि हमें आगे की तरफ नहीं जाना है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. ऐसे ही अगर आप बस में बैठे हो और बस रुकी हुई है और एकदम से चलने लग जाए तो हम कहाँ गिरते हैं? Backward. हम पीछे की पीछे की साइड। तरफ गिरते हैं। करेक्ट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आगे की तरफ जाएं, हमारी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है। फिर अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो इसमें जो जिराफ है ये आगे मूव कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से और ये चाह रहा था कि भी आगे भी मूव ही करता रहे, पर अब यहाँ पे एक दीवार आ गई और गाड़ी को रुकना पड़ा। पर ये जिराफ बाद में भी जब गाड़ी रुक गई उसके बाद भी आगे की तरफ जाने की कोशिश करने के कारण आगे की तरफ गिर जाता है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक चलती हुई गाड़ी एकदम से रोक दे कि सामने से कुछ आ गया तो हम सब आगे की तरफ गिरते, है ना? कोई पीछे की तरफ नहीं गिरता। अगर चलती हुई गाड़ी रुकती है हम सब आगे की तरफ गिरते। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी कार में थे और वो कार ऐसे सीधी तरफ जा रही थी, सामने की तरफ। अब क्या हुआ? यहाँ पे एक मोड़ आ गया और गाड़ी को हमें मोड़ना पड़ गया और बिल्कुल फटाफट मोड़ना पड़ा। हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड मोड़ी, तो अब आप मेरे को बताओगे कि हम राइट साइड गिरते हैं या लेफ्ट साइड? Right side. Right side. राइट Ma'am, साइड। left मैम लेफ्ट। लेफ्ट साइड गिरते। मैम राइट। right. इमेजिन करके देखो, अगर आप इस साइड लेफ्ट की तरफ गाड़ी में बैठे और वो उस साइड लेफ्ट साइड मुड़ती है ना तो हम राइट साइड गिरते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों ने आंसर लेफ्ट दिया वो भी समझते हैं। हम चाह रहे थे कि हम ये सामने वाली डायरेक्शन में ही रहे, पर एक्चुअली में ये कार हमें ऐसे ले गई। तो हम अभी भी कोशिश करेंगे कि हम उसी डायरेक्शन में रहें जिसमें पहले थे। तो वो तो हमारी राइट साइड में है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए हम राइट साइड गिरते हैं। पर इसी तरह अगर हम राइट साइड टर्न लें तो हम किधर गिरेंगे? Left. तो हम लेफ्ट साइड गिरेंगे, ताकि हम अभी भी कोशिश कर सके कि हम जिस डायरेक्शन में पहले थे उसी डायरेक्शन में रहें। ये समझ आया सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मेरे पास एक कारपेट है, उस पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है और मैं एक स्टिक से इसे मार रही हूँ और जब मैं मार रही थी तो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गए। अब ये डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ किसके कारण गिर रहे हैं इनमें से? Ma'am, inertia of mass. Gravity. अच्छा, ग्रेविटी के कारण तो गिर रहे हैं बिल्कुल, पर बिल्कुल सीधा क्यों गिर रहे हैं नीचे? मैम क्योंकि रेस्ट क्योंकि में अपनी है। पोजीशन पे रहना चाहते हैं क्योंकि करेक्ट, वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहते हैं। तो वो जहाँ पे थे वो एक सोच रहे हैं कि भाई हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम जहाँ पे थे वहीं रुके रहेंगे। तो वहां पे तो रुकना चाहते हैं पर फिर उन्हें ग्रेविटी भी नीचे खींच लेती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनको समझने से पहले यहाँ पे 2 वर्ड है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। उनका मतलब समझते हैं। अगर मेरे को सेब क्या होता है? एप्पल, No, yes, ma'am. है ना? अब मेरे को आप लोग बताओ, ये अगर एप्पल की क्वालिटी बतानी है और क्वांटिटी बतानी है तो दोनों को कैसे बताते हैं? एप्पल को लेके बता सकते हो।
मैम टेस्ट करके क्वालिटी बताएंगे और अमाउंट देख के क्वांटिटी। अमाउंट देख के क्वांटिटी, तो क्वालिटी कैसे बोलोगे? टेस्ट करके। मतलब ये बोलोगे ना अच्छा है क्या है, उसमें और क्वांटिटी उसमें ज्यादा है कीमत ये कम है। है ना, ज्यादा है कम है कितने किलो है ना, ऐसे ही बता सकते। तो क्वालिटी तो हम बोल के बता सकते हैं या फिर वर्ड्स में बता सकते हैं, पर क्वांटिटी एक अमाउंट है कि कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, 1 किलो है, 2 किलो है, कितना है। पर क्वालिटी में हम यही बता सकते हैं अच्छा है बुरा, यही कर सकते हैं। हम्म, तो ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज के साथ ही कर रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो हम उसका सिर्फ मीनिंग समझ सकते हैं उससे, उसके अलावा कुछ नहीं। कि अगर हम फोर्स की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ हमें बेसिकली फोर्स का मतलब बताता है कि फोर्स होता क्या है। पर अगर हम क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं कि हमें पता चले फोर्स कितना था, 1 न्यूटन था, 2 न्यूटन था, कितना न्यूटन था, तो वो पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। तो जहां पे भी क्वांटिटेटिव मेजर आ गया, मतलब वो चीज हमें फॉर्मूला देती है, और ये किसका फॉर्मूला दे रही है? फोर्स का। और थर्ड लॉ हमें बताता है कि सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि कोई भी फोर्स जो है वो अकेला नहीं रह सकता। कितने फोर्स होने चाहिए मिनिमम? 2 मैम 2। 2 फोर्स होने चाहिए मिनिमम। अगर हम कुछ एक्शन कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसमें तो हमारे पास 3 लॉज आ गए। बस इतना ध्यान रखना, क्वालिटेटिव का मतलब वो मीनिंग दे सकता है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है, पर अमाउंट चाहिए तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए। अब हम सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि जैसी बात हम इनर्शिया में कर रहे थे, बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। अब आगे के लिए ध्यान रखना, जब भी हम न्यूटन का लॉ या किसी का भी लॉ बात कर रहे हैं ना, तो लॉ की स्टेटमेंट को प्लीज चेंज मत करना। अब इंग्लिश इधर से उधर हो सकती है थोड़ी सी, इसकी जगह आर लिख दिया, ठीक है, ए की जगह एन लिख दिया, वो ठीक है। पर जो वर्ड्स हैं बेसिक मतलब, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट, इन वर्ड्स को चेंज मत करना। टेक्निकल वर्ड्स को स्कूल में और फिर आगे बोर्ड्स में मार्क्स कट जाते हैं। लॉ स्टेटमेंट होती है जिनका मतलब बदल जाता है अगर हम वर्ड्स को अपनी मर्जी से चेंज कर दें। तो जैसे हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अ बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आप इस स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म नहीं लिखते तो क्या होता? कांस्टेंट मैं बोल रही हूँ अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं करते तो उसका मतलब क्या था? वो रेस्ट में नहीं थी। वो तो रेस्ट तो अलग लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, तो मतलब क्या था? मोशन जो था वो ट्राई नहीं कर सकते। क्षितिज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैम कांस्टेंट मैम उस मोशन को हम बता सकते थे अनियमित की यूनिफॉर्म। हाँ, एकदम बता नहीं सकते थे कि यूनिफॉर्म है या नॉट यूनिफॉर्म। दूसरी चीज, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो फिक्स हो गई है, कांस्टेंट है। पर अगर मैं सिर्फ मोशन की बात कर रही हूँ तो उसमें तो इंक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है और डिक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है। और इन दोनों स्टेटमेंट के लिए कि इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए तो फोर्स चाहिए ही होता है ना, चाहिए होता है या नहीं होता है अगर स्पीड बढ़ानी है कम करनी है? यस मैम। मैम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर बोलते हैं बॉडी एट रेस्ट और मोशन विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और मोशन until and unless a net external force acts on it, तो मैं कह रही हूँ उसकी स्पीड कम और ज्यादा होती रहेगी, चाहे उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। तो उस स्टेटमेंट की कोई मतलब नहीं पूरा। अब यहाँ पे एक टर्म है नेट, इसका मतलब क्या? इंटरनेट, मैम टोटल टोटल, कि जो पूरा जितना फोर्स लग रहा था वो। और एक्सटर्नल का मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से लग रहा बाहर से। बाहर से जो फोर्स लग रही है, जैसे स्कूल में प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आता है तो वो बाहर से आता है। तो एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के फोर्स की बात नहीं कर रही,
बाहर से अगर कोई फोर्स ना लगे जब तक एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही रहता है। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल जब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि हमने उसे किक नहीं करी। ऐसे ही ये बॉल जब तक हवा में उड़ती रहेगी जब तक कि गोल का नेट नहीं आ गया, जैसे ही वो नेट आ गया वो रुक जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्स, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि एक दिन आपने एक प्लेट जंक फूड खा लिया और एक प्लेट आपने हेल्दी फूड खा लिया, तो ये बैलेंस हो गए दोनों, है ना? कि आपकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होगा इससे। सो गए सब लोग? नो मैम। सब लोग इनर्शिया में आ गए, है ना? कोई स्टेट चेंज ही नहीं करना चाह रहे। अब अगर मैं बोलूं कि आपने ना जंक फूड ही खाया पूरा दिन, कुछ भी हेल्दी नहीं खाया, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी ना, बीमार हो जाओगे आप। यस मैम। तो उसमें हमारे पास अनबैलेंस्ड आपने खाना खाया, कि पहले तो बैलेंस है कि जितना बुरा खा रहे हो उतना अच्छा भी खा रहे हो। ऐसे ही फोर्स, अगर हम बात करें बैलेंस्ड फोर्स की, तो जितना अगर एक तरफ से लग रहा था तो उतना दूसरी तरफ से भी लग रहा होता है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। पर अगर एक चीज हम ज्यादा कर दे और दूसरी चीज कम कर दी, तो उससे क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाता है, जिसके कारण अब हमें इफेक्ट दिखेगा। वो चल रहा है तो रुकने लग जाएगा, और रुक रहा है, सॉरी, अगर रुका हुआ है तो हो सकता है चलने लग जाए। तो हमारे पास जैसी अनबैलेंस फोर्स होगा तभी स्टेट चेंज होगा। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है 1 kg आयरन बार और 5 kg आयरन बार, किसको उठाना आसान होता है? 5 kg। 1 kg। 1 kg। 1 विकास, kg। विकास 5 kg कैसे आसान होगा? नहीं मैम, मुझे लगा वो 10 kg लिखा आपने। अच्छा, नहीं, वो 1 kg है। 1 kg को उठाना आसान है ना? ऐसे अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ पे खड़े, अब दो चीजें, एक बार एक ट्रक आ रहा है और ये भी 5 की स्पीड से ही आ रहा है, और वो छोटा बच्चे वाली साइकिल होती है, वो जो 2 साल का बच्चा पेडल मार के चलाता रहता है, 1-2 साल का यस बच्चा, मैम। है ना? अब वैसे एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे वो साइकिल लेके आ रहा है, वो भी 5 की स्पीड से ला रहा है, कि दोनों चीजें धीरे रख। अब आप यहाँ पे सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहे हो, इस ट्रक और इस बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप किसको रोक पाओगे? बच्चे। बच्चे को ट्रक साइकिल से तोड़ जाएंगे। बच्चे। है ना, बच्चे को ही रोक पाएंगे, कि ट्रक इतना धीरे आ रहा था फिर भी उसे नहीं रोक पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? मास। क्योंकि जो, हाँ बोलो बोलो बोलो, जिसको एक्सप्लेनेशन देनी है, ऐसा क्यों हुआ? हम ट्रक भारी होगा। ट्रक भारी होगा, हाँ, तो उससे क्या होता है? फोर्स कमाल। ज्यादा लगेगा। माउस को रुकने फोर्स ज्यादा लगेगी। उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगी, है ना? अब हम कह रहे थे इनर्शिया क्या होता है, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पे जब इसे उठा के नीचे से ऊपर उठा रहे थे, तो हम रेस्ट से मोशन में ला रहे थे। अब ये करना किसके लिए आसान था? 1 kg वाले के लिए। एक हल्के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने अगर स्टेट करी चेंज रेस्ट से मोशन में, तो वो आसान है। ऐसे ही यहाँ पे हम मोशन से रेस्ट में ला रहे थे, और ये भी एक हल्के ऑब्जेक्ट के लिए ही आसान है। तो हमने ये देखा कि जितना भारी ऑब्जेक्ट है उतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ताकत है, जिसके कारण हम उसकी स्टेट चेंज नहीं कर पाते। मतलब उस जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा इनर्शिया है, और उतना ही ज्यादा हमें फोर्स चाहिए उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लीनियर क्या होता है? स्ट्रेट। लाइन। स्ट्रेट Straight लाइन। line, एक पर्टिकुलर लाइन। और मोमेंटम, अगर लीनियर मोमेंटम की मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है? मास इनटू उसके वेलोसिटी मत पास, बोलना। यस मैम, उसके पास कोई मास होगा और वो किसी स्पीड से चल रहा होगा। फॉर्मूले को बस दोनों को समझा दिया कि मास क्या है, वेलोसिटी क्या है ना? लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मोशन कितना है।
उसके अंदर मूवमेंट कितनी हो रही है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये बॉल है और ये रुकी हुई है, तो क्या इसके अंदर कुछ मोशन है? नो मैम। नो मैम। इसके अंदर कोई मोशन। पर अगर अब मैं यहाँ पे एक दो बॉल है मेरे पास, ये 5 की स्पीड से जा रही है, दोनों का मास सेम है, और ये वाली भी 5 की स्पीड से ही जा रही है, सॉरी 10 की स्पीड से जा रही है, तो अब किसमें ज्यादा मोशन है? 10 वाले में। 10 वाली में। 10 वाली में। है ना। दूसरी चीज, अब कभी प्लास्टिक की बॉल से खेला है क्रिकेट? यस Yes, नो मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, जिसने खेला है वो बता दो। एक प्लास्टिक की बॉल है, एक कॉस्को की बॉल है, तो किसको मारेंगे सेम ताकत से और बॉल ज्यादा दूर तक जाएगी? कौन सी? कॉस्को। कॉस्को वाली बॉल तो ज्यादा दूर तक जाएगी, और प्लास्टिक वाली कम दूर जाएगी। थोड़ी दूर कम जाएगी। दूरी वो की। थोड़ी दूर जाएगी। मतलब, और मास किसका ज्यादा है? कॉस्को वाले की। कॉस्को वाली का मास ज्यादा है। तो जितना ज्यादा मास हुआ वो उतना ज्यादा मोशन कर पा रहा है। ऐसी जितनी ज्यादा वेलोसिटी है वो भी उतना ही ज्यादा मोशन कर पा रहा है, और जिसकी कम है वो कम कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आई, एक आ गया मास और एक आ गया वेलोसिटी। इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा मोशन बढ़ रहा है, और इन दोनों से ही हमें एक टर्म मिलती है लीनियर मोमेंटम, जो होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो मोशन, लीनियर मोमेंटम हमें बताता है एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो कैपिटल पी से क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। कैपिटल पी से मैम मोमेंटम। कैपिटल पी किसी को नहीं पता है क्या होता है? टाइम पीरियड। प्रेशर होता है, पावर होती है, पर स्मॉल पी हमेशा लीनियर मोमेंटम होगा। तो कभी भी इसकी जगह कैपिटल पी मत लिखना। और अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉल पी दे रखा है और ये लिखा हुआ है ऑल सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो स्मॉल पी का मतलब हमेशा लीनियर मोमेंटम होता है। ये ध्यान रखना है, कैपिटल पी नहीं है, स्मॉल पी है। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब मोमेंटम वेक्टर है या स्केलर है? मैम मैम वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि मैम वेलोसिटी स्केलर इनटू वेक्टर है तो वेक्टर। करेक्ट, तो स्केलर इनटू वेक्टर कर रहे थे तो वेक्टर मेरा था, और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है। अब अगर हम देखें, मैंने यहाँ लिख देती हूँ P इक्वल टू mv था। अब मान लेते हैं ये मास कांस्टेंट है, तो जब मेरे पास ये आता था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए K लगता था। इसमें यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अब मैं कह रही हूँ मास ही कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकती हूँ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसमें यस मैम। और ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर मैं मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे शेप का बनेगा? कि एक जगह मोमेंटम है, एक जगह वेलोसिटी है। कांस्टेंट। कांस्टेंट है? मोमेंटम तो कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ रही होगी दूसरी बढ़ेगी। सही है। तो वो कौन सा ग्राफ होता है? सोच के बताओ कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ेगी। यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है, कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा कि ये बढ़ता जा रहा है तो वो भी बढ़ता ही जा रहा है। समझ आया सबको? यस मैम। तो हमें यहाँ पे दो ग्राफ मिले। अगर हम वो वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं इस केस में, तो हमें मिल रहा है कि मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है, हमने मास को कांस्टेंट रखा, तो इस केस में हमारे पास फिर से वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है, अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं मोमेंटम का तो वो क्या होगा? MLT-1। एम एल टी माइनस वन। एम मास के लिए और एल टी माइनस वन वेलोसिटी के लिए। और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मास के लिए लग जाएगा केजी, लेंथ के लिए मीटर और सेकेंड। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
अब मैं यहाँ पे ना ऊपर ये कुछ बॉल्स इतनी देर से मूव कर रही हैं। अब मान लेते हैं कि ये बॉल ऐसे आ रही थी। न्यूटन क्रैडल। क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैं इसको न्यूटन क्रैडल भी बोलते हैं। हाँ, न्यूटन स्कैडल भी बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वाला जो पेंडुलम है, बॉल है, वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये वाली के ऊपर जा रही है। ये ठीक है भाई, आ रही थी, वो रुक गई। मैं क्योंकि मैं मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व है तो मैं तो मतलब तब एक नीचे है तो ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आ रहा है तो ऊपर आ रहा है। देखो हो क्या रहा है, हमारे पास ये मान लेते हैं कि 50 की स्पीड से आ रही थी, फिर बाद में तो रुक रही है, वो 0 हो रही है। यस तो यहाँ पे अभी 50 मोमेंटम कहाँ गया? कि जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था वो बाद में तो 0 हो गया, तो वो मोमेंटम कहाँ गया? अब हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वही मोमेंटम इस बॉल के पास ट्रांसफर हो गया और उसी 50 से बॉल मूव करती है। फिर जब ये नीचे आती है तो इस साइड ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो वापस से इस साइड ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे ही ये मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए ये मोशन हो रहा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अंशुल, आप बीच में गायब हो गए थे। हो गया था। मतलब खत्म हो गया था ना नेट, इसलिए रिचार्ज कर। अब हमारे पास आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक फिर से 2 बॉल बना दी और इसको क्या करते हैं, हम बैट से हल्के से किक करते हैं, हल्के से हिट कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये बॉल ज्यादा तेज से जाएगी या धीरे जाएगी? धीरे। धीरे। हम धीरे। अब स्टार्टिंग में जब रेस्ट पे थी तो स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है इसकी? 0। 0। अब मान लेते हैं आपने धीरे से हिट करा और इसकी वेलोसिटी हो गई 5। अब इस केस में आपने बहुत जोर से हिट करा तो वेलोसिटी हो गई 50। इसमें भी स्टार्टिंग में तो 0 थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोमेंटम की, मान लेते हैं ये बॉल का मास 1 kg है, तो इसमें अगर मैं मोमेंटम देखूं तो फाइनल वाला है मेरा 5 × 1 और स्टार्टिंग वाला है 0। यही है। यस मैम। और इस यस वाले मैम। में अगर मैं देखूं तो बाद में तो है 50 × 1 और स्टार्टिंग में है 0। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं इन दोनों में मैंने ऐसा क्या बदला कि ये स्पीड बदल रही थी? मैंने फोर्स बदला कि मैं कितने ताकत से मार रही हूँ। यस मैम। यस मैम। जितनी ज्यादा फोर्स लगाया हमने, जितनी ज्यादा ताकत लगाई, उतना ही ज्यादा हमें मोमेंटम का चेंज मिला। यही हमारी न्यूटन की सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक बॉडी का वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, कि जो एक्सटर्नली फोर्स कितना लग रहा है उस पर। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। दूसरी चीज, अगर हम बॉल को इस साइड से हिट कर रहे हैं तो इसको मोमेंटम भी इसी साइड मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस साइड से हिट कर रही हूँ और बॉल इधर मूव कर रही है, नहीं। अगर हम इस साइड से हिट कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी मिलता है। अब उसको समझते हैं कि वो कैसे आता है। हमारे पास आया अभी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है dp/dt पे, कि जितना हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जितना ज्यादा फोर्स है उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आ गया कि F = dp/dt। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? एमबी। एमवी। एमबी मैम। तो मैं इसको लिख सकती हूँ d/dt ऑफ mv। अब मैं अगर अगर एम की भी करें हम और डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा हमारे पास? अगर m की भी हम डिफरेंशिएशन करें तो वो, यस मैम। हाँ मैं वही पूछने वाली थी अभी। अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है फिर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या यूज होता है? प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो एक बार हम मास को कांस्टेंट रख लेते हैं, वेलोसिटी का कर लेंगे। एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लेते हैं, मास का कर लेंगे। तो अगर हम जैसे मोस्टली केसेस में क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है तो ये वाली टर्म
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 0 होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, पर अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा। जैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन आया था, जो आपके संडे को टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स वाले में क्वेश्चन आया था आई थिंक, कि मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हुई थी, याद है? यस मैम। तो उसमें हमें इस टर्म को 0 नहीं आता। अगर हम मास के चेंज को 0 मान रहे हैं तो हमारे पास आया m dv/dt, और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया कि फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। मैम अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि y इक्वल्स टू -x और ये दोनों वेक्टर है, तो जिस डायरेक्शन में y है उसके अपोजिट डायरेक्शन में x। मैम पर हम यहाँ पे देखें तो f वेक्टर इक्वल्स टू m a वेक्टर है, तो यहाँ पे दोनों साइड ही पॉजिटिव है कि एक भी साइड नेगेटिव नहीं लगा हुआ, इसीलिए Yes, जिस ma'am. डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। इसमें अब मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लॉ हमें फॉर्मूला देगा फोर्स का, वो फॉर्मूला मिल चुका है कि फोर्स इक्वल्स टू m a वेक्टर। अब हम यहां से क्या करते हैं, एक बार मास को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो जितना मैं फोर्स अप्लाई करूंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। यस मैम। मैम बिल्कुल वही जो बॉल वाला केस था कि हम अगर फोर्स बढ़ा रहे थे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ज्यादा मिल रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस लेती हूँ, यहाँ पे एक ट्रॉली है, इसमें हमने वेट रखा हुआ है कुछ, और अब हम चाह रहे हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करे, और इस केस में मैंने वेट इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं चाह रही हूँ इतने ही एक्सेलरेशन से मूव करे। किस में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा? मैं सेकंड वाले में। ज्यादा वेट वाले में। ज्यादा वेट वाले में, कि दोनों में मास तो बराबर है हमारे पास, दोनों में हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब बराबर है, पर क्योंकि हमारा वजन बढ़ गया है तो उसको मूव करने में हमें उतनी ही ताकत लगी। तब वो समझते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास की। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमें यहाँ पे सेकेंड लॉ की एक और स्टेटमेंट मिली कि जो एक्सेलरेशन है ऑफ द पार्टिकल वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? फोर्स पे, और इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। जो भी फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये एक्सेलरेशन बन रहा है, ये एक्सेलरेशन भी उसी की डायरेक्शन में मिल रहा है। अब एक चीज मैं बताना भूल गई, कि मैंने बताया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स या फिर डेफिनेशन दे रहा था फोर्स की। तो कोई बता सकता है इस लॉ की मदद से फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स क्या है? अपने हिसाब से जो भी लग रहा है इसी स्टेटमेंट को यूज करके बताना है फोर्स क्या है। कोई तो ट्राई कर लो, कुछ भी आपको जो लग रहा है स्टेटमेंट से। यस मैम। अगर मैम कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम फोर्स लगा के उसे मोशन में ला सकते हैं। करेक्ट, कि फोर्स क्या एक ऐसी चीज है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं। बस यही है इसकी डेफिनेशन। और ये हमें किससे मिली? हमें फर्स्ट लॉ से मिली कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही हम लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे ला सकते हैं, या एक्सेलरेटेड बना सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। सैम। अब हमारे पास नेट फोर्स आता है। तो नेट फोर्स का मतलब क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3,
तो हम क्या करेंगे, अकेले फोर्स की बात नहीं करेंगे, इन सबको जोड़ के देखेंगे कितना फोर्स बन रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3। और खाली इनका साइज नहीं लेना है, हम वेक्टर लेंगे, मतलब Yes, ma'am. मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव एक्स में है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स में है तो नेगेटिव लेंगे, और उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे कि टोटल फोर्स कितना था। ये बेसिक मतलब समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक रख रही हूँ और अब आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन और आपका फ्रेंड यहाँ से फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन, तो टोटल फोर्स कितना हुआ? 0 Zero. जीरो। और इसको करना कैसे, कि यहाँ पे तो इजी वैल्यू थी, तो अगर मैं ये फर्स्ट और ये सेकंड फोर्स, और मैं मान रही हूँ कि जो राइट साइड वाला है वो पॉजिटिव है और नेक्स्ट लेफ्ट साइड वाला हमारा नेगेटिव, तो मेरे को दोनों को ऐड तो करना था, पर ये वाला तो पॉजिटिव साइड हो गया +20। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव साइड कैसे है कि किसका एरो राइट साइड जा रहा है, ये मत सोचना कि लेफ्ट साइड बना हुआ है तो नेगेटिव आएगा। और इसमें ऐड करना था सेकंड वाला, अब सेकंड वाला तो उल्टी तरफ जा रहा है तो यहाँ -20 आ गया, तो टोटल आ गया 0। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Ma'am. यस मैम। अब क्या करते हैं, सिचुएशन चेंज कर देते हैं, इधर से आप लगा रहे हो 50 और इधर से आपके फ्रेंड लगा रहे हैं 30, तो अब कितना होगा फोर्स? 20 न्यूटन 20। 20 न्यूटन। और कौन सी साइड होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड। इसमें भी हम 50 में -30 ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा प्लस का 20। जैसे ही प्लस पॉजिटिव आया मतलब हमें पता चल गया कि इस तरफ 20 न्यूटन लग रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस लगे, ये है 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, और डायरेक्शंस आपको लेनी है। ये वाली है हमारी पॉजिटिव आई कैप, ये वाली है हमारी नेगेटिव आई कैप, ऊपर वाली है हमारी पॉजिटिव जे कैप, और नीचे वाली है हमारी नेगेटिव जे कैप। अब मैंने आई और जे क्यों बनाए हैं? -20 जी गैप। अच्छा रुक जाओ, हम मैंने आई जे क्यों बनाया, क्योंकि ऐड करते हुए ऐसा नहीं है कि आप ये भूल जाओगे, एक्स वाले अलग रखने हैं हमेशा, वाई वाले अलग रखने हैं, उनको मिक्स नहीं करना है। तो अब एक बार सब लोग कैलकुलेट करो कि टोटल कितना फोर्स बन रहा है यहाँ पे। -i कैप 10 i कैप ओके, -10 आई कैप, आगे and -20 j कैप। -20 जे कैप। तो एक आंसर है हमारे पास -10 आई कैप -20 जे कैप। मैम +10 आई कैप। हाँ आगे। मैम -20 जे कैप। आंसर तो 10 और 20 आएगा, ये मेरे को पता है, तो सब निकाल लोगे। दिक्कत यहाँ साइन की होगी। अब हमारे पास एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है, और कोई भी आंसर करना चाहता है अलग? मैं 10 मैम आई दोनों कैप पॉजिटिव +20 जे कैप। 10 मैम आई दोनों कैप। पॉजिटिव होंगे। अब विकास आप क्या बोल रहे हो? मैम दोनों पॉजिटिव में होंगे। दोनों दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों करेक्ट। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले आंसर करेक्ट है, नेगेटिव वाला एक भी है तो इनकरेक्ट है। अब ऐसा कैसे हुआ? अगर हम आई कैप डायरेक्शन की बात करें तो उसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, ये 50 वाला और 40 वाला। ये जो 50 वाला है इसका एरो राइट साइड जा रहा है, तो यस इसको मैम। रखना है +50, पर ये 40 वाला लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसको रखना है -40। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. ऐसे ही अगर हम बाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें 10 वाला नीचे की तरफ जा रहा है तो ये -10, और ये जो 30 वाला है ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस का 30। तो टोटल हो गया हमारे पास 10 आई कैप +20 जे कैप। ये क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, मैम फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ये। Ma'am, first. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। कैसे पता लगाना है? क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू होती, ये जहाँ पे मैंने टिक करा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बनता? मैं फोर्थ Third. क्वाड्रेंट में बनता है ये। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता, क्योंकि इसमें x तो पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। ऐसा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये जो वैल्यूज है उससे आप समझ सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट फोर्स विद द x डायरेक्शन, कि हमें एंगल बताना है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स बना रहा है x डायरेक्शन के साथ। मतलब हमारे पास अलग अलग फोर्सेस बन रहे थे, अब ये कुछ फोर्स बन रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x एक्सिस के साथ डायरेक्शन मतलब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? Ma'am, नीचे. सॉरी, हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि x एक्सिस के साथ बना। अब आपको बताना है ये एंगल कितना है। ऑप्शंस हैं tan इनवर्स 1/2 या tan इनवर्स 2। इन दोनों में से एक होगा। फर्स्ट या सेकंड बता दें। आप लोग को जो भी लग रहा है बता दो। मैम समझ नहीं आया क्या पूछा। मैं बोल रही हूँ ये जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल बताना है। और उस एंगल के दो ऑप्शन, रिवर वाला केस किया हमने, इतना रेन वाला केस किया। ये समझो अब कैसे बताते थे एंगल वहां पे। मैंने इतनी हिंट भी दे दी कि हमें tan थीटा निकालना है। कोई बता सकता है? y/x। y/x करेंगे तो कौन सा आएगा ऑप्शन? हम सेकंड. सेकंड वाला आएगा। देखो कोई भी वेक्टर होता था और वो कुछ एंगल थीटा पे बना रहा है और वो थीटा नीचे वाला है, तो tan थीटा निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यस मैम. तो ये परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये तो y के पैरेलल है। बेस अगर मैं देखूं तो वो x वाला है। तो अगर tan थीटा निकालना है तो ये जो वेक्टर है इसी का y वाला लेते थे, जो यहाँ पे 20, और इसी का x वाला वो है 10। तो हमारे पास tan थीटा 2 आ जाएगा और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 2। जैसे हम रेन वाली प्रॉब्लम्स करते थे उसमें भी तो ऐसे निकालते थे एंगल। यस मैम. बाकी सबको याद नहीं आया? ये समझ आया सबको? वंशिका क्लियर है आपको? No, ma'am. नहीं है क्लियर? No, ma'am. ओके। देखो हमारे पास यहाँ, अच्छा कहाँ से क्लियर नहीं है वंशिका बताओ। मैम जो आपने tan इनवर्स 1/2 वाला बता रहे हो वो वाला. अच्छा बस यही क्लियर नहीं। अच्छा तो हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, जैसे हम रिवर वाले केस में, रेन वाले केस में वर्टिकल के साथ एंगल बनाते थे, यहाँ पे हमें एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, ये है थीटा। अब ये एफ वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, वो है 10i प्लस 20j। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो उसका जो y वाला कंपोनेंट है वो 20 है और x वाला 10 है। ये क्लियर है वंशिका? Yes, ma'am. तो अब देखो ये ट्रायंगल बन गया मेरे पास ABC। इसमें अगर मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास आएगा
tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला 20 और बेस हो गया 10, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 2। यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। अब जैसे ही मेरे को थीटा निकालना होता है ये tan राइट साइड जाएगा, पर मैम tan आगे ऐसे नहीं जाता है, इनवर्स लगता है साथ में। मैम उसमें आगे समझ। आ गया सबको? यस मैम। बाकी लोगों को भी क्लियर है ये यस मैम। यस मैम। यस मैम। कि अगर हमारे पास कभी फोर्स दे रखा है और हमें बताना है Yes, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। मैं अगर थीटा हो बना हो बाई वाली साइड ना, ऊपर वाली साइड। यस मैम, मैं तो फिर कैसे करना है फाइंड? अगर ऊपर वाली साइड होगा तो हम लोग कैसे करेंगे उसमें, आप देख मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ फिर से, दिख रहा है ना ये सबको? नहीं, इधर यस नहीं मैम। करती हूँ, ऊपर ही कर लेती हूँ। यहाँ पे ये वेक्टर है, अभी ऊपर वाला एंगल बनाना है और ये थीटा। तो पहले तो ये बताओ परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो एक्स के अलोंग होगा या वाई के अलोंग? मैं बाई के अलोंग। परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होता है ऐसे, यस मैम। वो किसके मैम पैरेलल है? एक्स के अलोंग। एक्स के पैरेलल है। और जो हमारा बेस हो जाएगा वो वाई वाला। तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल बनाना था तो ऊपर एक्स वाला आएगा जो है मेरे पास 10 और नीचे वाई वाला आ जाएगा 20। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो हमें जहां पे भी एंगल बनाना है पहले वो एंगल बना, उससे फर्क नहीं पड़ रहा एक्स के साथ बन रहा है, वाई के साथ बन रहा है, जेड के साथ। बस ये ध्यान रखो उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा और उसके जो साथ वाला है वो बेस हो जाएगा। और कोई डाउट है इसमें किसी को? नो मैम। नो मैम। तो फिर कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक प्लीज एक बार गो थ्रू करके आना और कोई डाउट हो तो वो भी लेकर। मैं कल करेंगे हम क्या? कल हम आगे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इसके, फिर हम इम्पल्स देखेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, उसका उसके जो एप्लीकेशन है वो समझेंगे। यस मैम।